नमस्कार साथियों। तो आज हम क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर सेकंड लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से परिमेय संख्याएं क्या हैं, जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को आपको कमेंट करके पहले ही बताना है इनका आंसर क्या होगा, क्योंकि पहले फर्स्ट ऑफ 20 क्वेश्चन यानी पहले 20 क्वेश्चनों को हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद आगे जो भी लेंदी क्वेश्चन होते हैं उनको करेंगे। ठीक, तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चनों में स्टार्स लगे हुए हैं, स्टार लगा हुआ है, तो वो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। वो क्वेश्चन हमें करने नहीं, जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको, ये फर्स्ट वाले पे स्टार लगा हुआ है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके अदरवाइज जो भी क्वेश्चन है उनको हम कराएंगे। ठीक, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये एमसीक्यू है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कि हमें युग्म पद का युग्म दे रखे समीकरण के, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इन दोनों को सॉल्व करके बताना कि x का और y का मान क्या क्या होगा। तो देखो, इसमें हमें जो भी इजी मेथड लगे, जो भी हमें आसान तरीका लगे, उस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने दो विधियां पढ़ी होती हैं, क्या, एक विलोपन एक प्रतिस्थापन। तो सबसे इजी होती है इसमें विलोपन, कि एक कोई ना कोई गुणांक इसमें बराबर पहले से दिया होगा, या तो आपको इन समीकरण को जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे y और y बराबर है, लेकिन जोड़ने पर ही ये आपस में कट जाएंगे। तो x और x होगा 2x, और ये जोड़ के कितने होंगे 14, और x बराबर आ गया 7। ठीक, x का मान क्या है 7, तो y का मान कितना होगा। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 7 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 7 यानी 3। तो 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7 यानी कि y की वैल्यू आएगी 3। बात क्लियर है? बिल्कुल। देखो, हम इजीली एक पॉइंट तो इतना तो जानते हैं हम कि अगर दो संख्याओं का जोड़ 10 है, उसमें से एक 7 है, दूसरी कितनी होगी 3। तो इतना टाइम वेस्ट न करें कि चेक करते जाएं। तो हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं 10th क्लास में, अगर बच्चा सही होगा तो इन ऑब्जेक्टिव को इजीली बहुत कम टाइम में भी कर सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हार्ड भी आते हैं जिनके लिए बच्चे बोलते हैं कि टाइम हमारे लिए कम पड़ गया है। टाइम एक्चुअल में कम नहीं पड़ता, हम उनको उसको सेव नहीं कर पाते, बचा नहीं पाते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो बहुत इजी होते हैं, उनमें टाइम बेफ्यूल का बर्बाद करते हैं। जैसे इसमें क्या था, इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाल ली हमने, और x की वैल्यू अगर निकाल ली है तो हम यहाँ पर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तब निकालते हैं। लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि भाई दो संख्याओं का जोड़ जो है कितना है 10 है, तो ये उसमें से एक 7 है, तो दूसरी कितनी होगी 3। तो डायरेक्ट टिक करो ना, इसको क्यों इतना सॉल्व कर रहे हो, कम से कम 10 या 15 सेकंड तो बचेगी। अगर मान लो 10 क्वेश्चन में भी तुमने 10 सेकंड बचा लिए तो कितना हुआ, कम से कम 1.5 या 2 मिनट बचेंगे। तो उस टाइम को सेव करो, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो थोड़ा लॉजिकली होगा, माइंड को डाइवर्ट करेगा, उसके लिए कारगर रहेंगे। ठीक है, ये उसके लिए यहाँ पे यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 5,9 कोई बिंदु दे रखे हैं, 5,9 कोई बिंदु है कि बाई अक्ष से दूरी, कि बाई अक्ष से दूरी, अब बाई अक्ष से दूरी निकालनी है हमें, तो हम जानते हैं, देखो ये होता है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर हम एक्स अक्ष से दूरी निकालेंगे, सॉरी किससे, वाई अक्ष से, तो वाई से दूर कहाँ आएंगे इस तरफ, यानी एक्स अक्ष पर हम चलते हुए जा रहे हैं, तो जो एक्स का मान होगा वही वाई अक्ष से दूरी होती है। तो कितना आंसर आएगा 5, जो कि एक्स वाई अक्ष से दूरी होगी। क्यों भाई, क्योंकि हम देखो यहाँ पे क्या है, वाई निर्देशांक है, वाई कोऑर्डिनेट। अब इससे हम दूर कब जाएंगे कि एक्स अक्ष पर कोई ना कोई पॉइंट चल रहे होंगे। अगर बोलता कि एक्स अक्ष से दूरी, तो हम वाई अक्ष चलते जाएंगे। जो भी दूरी चल के गए हैं हम, वो निर्देशांक में यहाँ दे रखी है। तो वाई अक्ष किससे दूरी पूछेगा तो एक्स निर्देशांक होता है, और अगर वाई अक्ष
अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो एक्स वाई निर्देशांक होता है, ठीक है। जब भी एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई निर्देशांक, और वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स निर्देशांक, वही उसका आंसर होता है, ठीक। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करते हैं, सॉरी 5 नहीं, अब 8, क्योंकि 5, 4, 5, 6 ये तो है नहीं, 7 क्वेश्चन है तो 7 को सॉल्व करेंगे पहले। अब 7 क्वेश्चन क्या है कि संख्याएं दे रखी है 7, 8, x और 14 और 11 का जो माध्य दे रखा है वो कितना है, x है, माध्य है x। तो बताओ भाई इस x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। अच्छा, पदों का योग कितना है भाई, जोड़ लो, जोड़ो कितना है, 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 14 प्लस 11, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा दो, और इनका माध्य कितना था, x के बराबर। अब 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर, इनको जोड़ लो कितना होगा, ये 25 और 15 40, 40 प्लस x, क्योंकि 11 और 14 हो गए 25, 25 और 8 33, 33 और 40 और प्लस x। अब x को ऐसे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि भाई समान नंबरों को हम जोड़ सकते हैं, असमान नंबरों को तो ऐसे ही लिखा जाएगा। इसमें कहूं कि a प्लस बी को क्या आप 2 लिख सकते हो भाई, एक a और b को जोड़ के या 2a भी लिख दो, नहीं लिख पाओगे ना, क्योंकि दोनों के दोनों असमान नंबर है। जब समान नंबर होंगे तो उनको हम जोड़ के लिख सकते हैं, बात समझ में आई। चलो अब x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 40, सॉरी x है यहाँ पे, यानी 5x माइनस x बराबर 40, 4x बराबर 40 और x बराबर आएगा 40 बटे 4 यानी कि 10। x का मान कितना आ गया भाई, 10। और इनके ऑप्शंस भी आप देखते जाओ। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, और थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, और फोर्थ सेवंथ क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है भाई, बी। आपको सामने यार दिख रहे होंगे क्वेश्चंस, उन्हें से बताना है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कि द्विघात समीकरण दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात करना है। जब भी हमें द्विघात समीकरण का रूप दे रखा है और मूल समान बोले जाते हैं तो फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि विभक्त कर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। विभक्त कर को हम डी से व्यक्त करते हैं और डी का फॉर्मूला ये होता है, उसको बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक। 4ac इधर को पच्छांतर कर दिया, अब 4 का हमें चाहिए किसका मान था, c का, तो 4a का डिवाइड कर देंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल्स टू c। ये इसका c की वैल्यू आएगी। ये ऑप्शन नंबर है इसका डी, ऑप्शन कौन सा है इसका, डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ट्रायंगल दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये त्रिभुज है ABC और इसमें ये कोई समांतर D और E बिंदु है। ये भुजा x प्लस 3 है, ये 3x प्लस 19 है, ये x है और ये 3x प्लस 4 है। अब बताना भाई x का मान क्या होगा, कब, जब जो DE है वो समांतर है BC के। जब ये भुजा इसके समांतर होती है तो हम क्या करते हैं, इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर रख देते हैं। क्या करते हैं, इन भुजाओं का जो अनुपात होगा उसको बराबर रखेंगे। चलो भाई रख दो, ये प्रमेय होती है इसमें, त्रिभुज में ये प्रमेय है, ठीक। तो क्या होगा, x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 इक्वल्स टू x अपॉन
3x+4। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैंची का गुणा, ऐसे और ऐसे गुणा कर दो। इधर करेंगे तो ये 3x² प्लस 3 से करेंगे ये 9x प्लस 4 से करेंगे तो 4x और 12 बराबर इसका इसमें गुणा कर दो, 3x² प्लस के 19x। अब देखो भाई इसको सॉल्व करना है तो 3x² से इसको काट दो, क्यों? बराबर में समान चीजें दिखे और समान चिन्ह की दिखे तो उनको काट देते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं इधर पक्षांतर करता तो ये माइनस का हो जाता और माइनस का होता तब भी कटता। तो एक लाइन को पहले शॉर्ट कर लो, ठीक। 9 और 4 कितने हो गए? 13x प्लस के 12 बराबर 19x। अब 13 को उधर लेके जाऊंगा तो 12 बराबर 19x माइनस 13x यानी कि 6x बराबर 12। तो x का मान कितना आएगा भाई? 2। x का मान कितना आएगा? 2। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। अब 10, अब 10 क्वेश्चन क्या है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? यानी कि 1 से 10 तक, 1 से 10 के नंबर लिखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। उसने कहा है कि धनात्मक सम संख्याओं के, यानी कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। अब सम संख्याएं कौन सी? 2 होती है, 4 6 8 और 10। ये संख्या कैसे होती है? सम। और ये क्या है? समांतर माध्य। और समांतर माध्य का फॉर्मूला आप जानते हो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि अभी यहां पर भी लगाया था हमने, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग कितना हुआ? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे संख्या कितनी है? 5। अब देखो 10 तो यही है, ये 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, 10 और 10 20 और 10 30 इनका योग कितना होगा भाई? 30। और 30 बटे 5 यानी कि 6। इसका माध्य कितना होगा? 6 होगा। और ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट है इसका डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। इसका 6 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। अब आपका अभाज्य गुणनखंड होगा तो 156 है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो हम जानते हैं, अगर आपने थोड़ा सा लॉजिकली वे में देखो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, कैसे भाई? कि नॉर्मली आप जो एलसीएम लेते हो उस मेथड से, 2 से काटेंगे तो ये 78 बार, 2 से काटेंगे तो ये 39 बार, और 3 से काटोगे 13 बार, और 13 ये हो गया। यह हम एक चोर चलते हैं कि इन दोनों का जो गुणा होता है, ये किन दो संख्याओं का गुणा होता है, जिसमें एक अभाज्य है और एक भाज्य है। तो 12 और 13 का गुणा जो होता है वो 156 होता है। कितना होता है? 156। किसका? 12 और 13 का। चलो भाई 12 और 13 है तो देखो 2 कितनी बार है? 2 बार है, और 3 एक बार है, फिर 13 है एक बार, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। किस कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। अब देखो भाई 12 क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, ये देखो पिछले पेपर में भी आया था, यानी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है कि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक दे रखा है। माध्य दे रखा है 24 और बहुलक है 12 है। तो बताओ माध्यिका कितनी होगी इसकी? तो हम जानते हैं इनमें संबंध होता है, बहुलक में, माध्य में और माध्यिका में क्या होता है कि 3 इंटू माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। अब भाई क्या करना है? देखो हमें दो चीजें गिवन है, क्या क्या? माध्य पता है और बहुलक पता है। तो बहुलक का मान कितना है? 12 प्लस 2 का गुणा माध्य में करेंगे यानी 24 का डबल, 24 दूनी कितना होता है? 48 बराबर 3 इंटू माध्यिका। माध्यिका हो गई। अब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 60 होगा। और 60 में अगर हम 3 से भाग लाएंगे
तो माध्यिका कितनी आएगी, तो माध्यिका हो जाएगी भाई 20। कितनी, 20। और 20 इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। कौन सा, ऑप्शन बी। क्या किया हमने कि देखो शॉर्ट में 12 और 48 को जोड़ दिया, कितना हो गया 60, और 60 को हम 3 से अगर भाग लाएंगे तो 20 बार जाएगा। और 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 20 है। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुके हैं। 13 और 14 क्वेश्चन पेस्ट लगा हुआ है, वो नहीं करनी हमें। और देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। और 15 क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। देखो क्या है कि cos a बराबर 7/25 है, तो हमें बताना है tan a और cot a का मान कितना होगा। tan a प्लस cot a का मान बताना है हमें कितना होगा। तो सबसे पहले आपको एक पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। उससे क्या होगा भाई, देखो ये होता है नॉर्मली आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। उसकी मदद से निकालेंगे हम लंब। क्या निकालेंगे, लंब। तो आपको लंब पता होना चाहिए। लंब बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अंडर रूट में 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। 25 का वर्ग होता है 625, 7 का वर्ग होता है 49, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 576, और ये वर्गमूल होता है 24 का। तो लंब कितना आ गया भाई 24। 24 आ गया। अब आपको बेसिकली कहोगे सर कुछ लोगों ने तो पढ़ाई नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, तो उसमें क्या करोगे आप, तो आपको ये पता होना चाहिए साइन कॉस टेन। क्या, साइन कॉस टेन, उसके बाद सेक कोसेक और कॉट, ये सब याद होनी चाहिए आपको। ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। इनको एक शॉर्ट फॉर्म में एल ए एल बट्टे के ए इस फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। पहला टर्म होता है साइन का, यानी लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे कर्ण। और एक दूसरे के इसमें उल्टे भी होते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इसका उल्टा करेंगे कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक, कर्ण बट्टे आधार सेक हो जाएगा, और आधार बट्टे लंब कॉट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो चाहिए क्या हमें tan a लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है इसमें, लंब है भाई 24 बटे, अब चाहिए हमें क्या आधार, आधार कितना है 7, और जस्ट इसका उल्टा ही होता है तो इसको उल्टा कर दो 7/24। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम आएगा इन दोनों का गुणा, और 24 सत्ते होते हैं कितने 168, ठीक है 24 सत्ते कितने होते हैं 168, और 24 का गुणा 24 करेंगे तो 576 आएगा, प्लस 7 का 7 49 हो जाएगा, यानी कि 625 बटे 168, यही आपका आंसर होगा। और इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि 16 पेपर में नहीं आएगा। 17 है कि द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। तो ये बताओ इसके मूल क्या होंगे। ये तो भाई सिंपल है, गुणनखंड करने इसके कि 10 के ऐसे कि माइनस करके 3 आ जाए, तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। और एक्स स्क्वायर, अब एक्स का गुणा करेंगे आगे से माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। दोनों में से कॉमन लो, x आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, प्लस यहाँ से आएगा 2 क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, और अगर तुम्हारा यहाँ पे ब्रैकेट समान आ जाए कोष्टक एक जैसा आ जाएगा तो समझ लेना गुणनखंड एकदम सही है। और सही है तो x माइनस 5 को फिर दोबारा से हम बाहर निकालते हैं, बचेगा कितना x और यहाँ पे 2 प्लस का बराबर 0।
अब इसके बाद पहले कोष्टक को 0 के बराबर रखेंगे, यानी x बराबर 5 आएगा। फिर x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान माइनस का 2 आएगा, यानी 5 और माइनस 2 इसके क्या होंगे, मूल होंगे। और इसका ऑप्शन नंबर होगा 5 माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में है ये। अब देखो 17 हो गया, 18 क्वेश्चन देखो। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई जो है उसकी ऊंचाई की रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। भाई ये लो एक मीनार, इसकी छाया कहाँ होगी, यहाँ पे। अब लो भाई, मान लिया ऊंचाई जो है h है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया है उसकी जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की कितनी है, रूट 3 गुनी होती है, तो बताओ ये कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा लंब और उसके पास वाली भुजा आधार होती है, और ये जो तिरछी भुजा होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो ये हो गया लंब और ये आधार, यानी टेन थीटा। टेन 30 डिग्री बराबर h बट्टे रूट 3h। h से h को काट देंगे तो बचेगा 1 बट्टे रूट 3, और टेन की टेबल में, सॉरी यहाँ टेन थीटा है, और टेन थीटा बराबर 1 बट्टे रूट 3 आएगा, और टेन की टेबल में ये 30 डिग्री का मान होता है, किसका, 30 डिग्री का, और थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री। और इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 18 क्वेश्चन हो गए, 19 और 20 भी आपके पेपर में नहीं आएगा। अब आपके दो नंबर के वर्णात्मक प्रश्न हैं। देखो पहला है कि द्विघात समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहला है, ये सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी पार्ट में देख रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि ये सेक्शन बी है, उसमें दिया है कि ये एक समीकरण है, इसका विभक्त कर याद करना है और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो देखो पहले अगर विभक्त कर निकालना है तो विभक्त कर का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b की वैल्यू कितनी है, ये वाली, माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 4 है, c का मान 5 है, तो 6 का वर्ग होता है 36, माइनस 4 चौके 16, 16 पंजे 80, बचेगा कितना, माइनस का 44। तो d का मान कितना आया, माइनस 44। अब उसने पूछा इसकी प्रकृति बताओ, तो प्रकृति क्या होगी, मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे इसके, काल्पनिक। ठीक है, अच्छा अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं कब काल्पनिक होते हैं और कब क्या होता है इसमें। तो याद रखना, अगर d का मान 0 के बराबर है तो उसको बोलते हैं कि इसके मूल जो है समान आएंगे, यानी इसके हम गुणनखंड करेंगे तो हमेशा बराबर जो एक जैसे ही आएंगे। दूसरी बात, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल जो है वास्तविक और असमान आते हैं, वास्तविक और असमान। तीसरा पॉइंट होता है कि d का मान अगर 0 से छोटा है तो मूल जो है काल्पनिक आते हैं। कैसे आते हैं, काल्पनिक, जैसे कि ये है। अब 0 से छोटा कैसे होगा, कि नेगेटिव जो आएगा वहां पे कैसे होंगे, ये काल्पनिक होते हैं। बात क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। सेकंड वाला आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और इसका सी है, ये ए क्वेश्चन था। अब सी, बी नहीं आएगा एग्जाम में। क्या है कि cos a बराबर cos a माइनस बी बराबर है रूट 3/2, और दूसरा है, देखो इसी के पास लिखता हूं मैं, साइन a प्लस बी बराबर रूट 3/2। ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं, ये है और ये है। अब मैंने दूर दूर की लिखा हुआ है क्योंकि उसने पूछा है कि a और b का मान बताना है आपको, और जिसमें a जो है b से बड़ा होना चाहिए, और अगर a और b का जोड़ करें, क्या करें, a और b का जोड़ करें तो वो a प्लस b से तो बड़ा हो,
जीरो जो है जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो या उसके बराबर आए, ये बताना है हमें। तब ये कंडीशंस दे रखी है, क्या दे रखी है कि भाई ये दे रखा है और ये दे रखा है। अगर हम ए और बी का मान निकालते हैं तो उसमें ए बड़ा आएगा, बी छोटा आएगा। अच्छा, और क्या कि अगर हम ए और बी को जोड़ते हैं तो वो जीरो से तो बड़ा ही आएगा, लेकिन 90 से या तो छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो पहले हम ये चेक करेंगे कॉस की टेबल में जो √3/2 है वो किसका मान होता है। नहीं पता है तो आपको सारडी बेटा याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको सारडी को याद नहीं हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम आपको उसका भी सॉल्यूशन इजीली करा दें। ठीक, ये होता है कॉस 30 डिग्री, किसका होता है कॉस 30 डिग्री का मान होता है, और इसकी तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर आएगा 30 डिग्री। ठीक, ये एक समीकरण हमने तैयार कर लिया। दूसरा समीकरण यहां से तैयार करेंगे, क्या होगा कि साइन a प्लस बी की वैल्यू ये है तो साइन a प्लस बी, साइन की टेबल में √3 किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का, किसका साइन 60 डिग्री का, और इनकी तुलना करेंगे तो a प्लस बी का मान कितना आएगा भाई 60 डिग्री। समीकरण 2 बन गया। अब दोनों को हम जोड़ दें तो इजीली हम उनके मान निकाल सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये b से b कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2a बराबर 90 है और a बराबर कितना आएगा 45। अच्छा, 45 आ गया तो b का मान कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि दोनों का जोड़ कितना था 60, तो b का मान कितना आएगा भाई 15। क्यों, क्योंकि जब दो का जोड़ 60 है उसमें से एक नंबर 15 है, 60 का होगा या उसमें सॉरी 45 है तो उसमें हम 15 जोड़ देंगे तभी तो 60 होगा, तो b का मान क्या आएगा 60। अब देखो a बड़ा है b छोटा है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 90 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। बात क्लियर है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। देखो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी हो गया फर्स्ट का। अब डी क्या है कि हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, पूछा है इसमें माध्यक। देखो पहले इसका वर्ग अंतराल सी आई वो है 40 से 45, 40 से 45 और 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70, 70 से 75। अच्छा, उसकी बारंबारता दे रखी है 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। तो बताना भाई इसका माध्यक कितना होगा। अब माध्यक के लिए चाहिए हमें CF, क्या चाहिए माध्यक या माध्यिका की बात की जाएगी तो हमें चाहिएगा CF। और CF हम कैसे निकालते हैं कि पहले इस नंबर को लिखेंगे 2, इसमें इसको जोड़ दो और यहाँ लिख दो कितना 2 और 3 कितना होगा 5। अब 5 में 8 को जोड़ो 13 हो गया, 13 में 6 को जोड़ो 19 हो गया, 19 में छोड़ जाए 6 जोड़ेंगे तो 25 और 25 में 3 जोड़ा तो 28, 28 में 3 जोड़ा तो 30। ठीक, ये होता है सिग्मा F बराबर 30 आ गया। अब क्या निकालते हैं भाई, इनका जोड़ किया तभी तो ये 30 आया क्योंकि इन सबको जोड़ के लिखा हुआ है। अब निकालते हैं हम n/2। n/2 का मतलब क्या होता है भाई, यानी जो भी इसका जोड़ निकाला है बारंबारता का उसका आधा कर दो 30/2 यानी कि 15 है। अच्छा, हमें देखना क्या होता है इसमें, अब हमने 15 निकाल लिया। अब देखेंगे CF में या तो फिक्स का फिक्स 15 मिले या उससे ज्यादा मिले। क्या मिले, या तो 15 मिले या उससे ज्यादा मिले। और ज्यादा कहां पर है, इस लाइन में है या नहीं, क्योंकि 15 तो फिक्स है नहीं और 15 से ज्यादा ही देखेंगे उसको। ये वाली लाइन होगी, इसको पूरा सर्कल कर दो। अब क्या हुआ, सर्कल कर दिया तो सबसे पहले नंबर को बोलते हैं हम L, इसको बोलते हैं भाई हम F और इसको बोलते हैं ऊपर वाले को CF। ठीक है, अब लगाएंगे माध्यक का फॉर्मूला।
माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है भाई। अब एच क्या हुआ भाई, इन दोनों का अंतर, किसका, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, इन दोनों का अंतर कितना है। तो एल का मान था हमारे पास 55 प्लस एन बट्टे 2 कितना था 15 माइनस सी एफ कितना था 13 बटे एफ है 6 इंटू एच कितना है, एच में अंतर 5 का है 5 यानी 55 प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 बटे 6 इंटू 5 यानी कि 10 बटे 6, या ऐसे काट दो इसको 3 बार, 5 बटे 3 रह गया 55 प्लस 5 बटे 3 में भागा दो, 3 एकम 3 गया, बचा कितना 2, 20 हो गया, 3 छक्के 18, अब 20 हो गया, 3 छक्के 18, फिर 6 6 6 ऐसे आता जाएगा, क्या आएगा 6 6 6 ऐसे। तो इसको शॉर्ट में अगर लिखना है हमें तो क्या लिख देंगे इसको 55 प्लस 1.67, क्योंकि जब भी कोई भी नंबर 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले वाले नंबर में 1 बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक, इन दोनों को जोड़ोगे तो 56.67, यही इसका आंसर होगा, यही होगा इसका माध्यक या माध्यका। बात समझ में आई। क्या क्या करते हैं, पहले माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ इंटू एच बट्टे एफ। एल की वैल्यू, एन बट्टे 2 की वैल्यू, सी एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू और एच की वैल्यू, इनको रखा, 15 में से 13 गया, 2 बचा, बटे में 6 गुणे में 5, 2 से घटाए 3 बार, 2 से 1 बार, 5 बटे 3 बचेगा, और 5 में 3 से भाग लगाया तो 1.666 ऐसे ही आते रहेंगे। फिर हमने क्या, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या करते हैं शॉर्ट में लिखते हैं छोटा सा, तो इस पे आगे से ये वाला नंबर जो था 6, इसको हटाया यहाँ से आगे वाले नंबर को, तो आगे वाले में 1 बढ़ा दिया 7, तो 1.67 हो गया। अब इनको जोड़ दिया, बात समझ में आ गई। चलो भाई, इसका ई पार्ट है, ई में बोला गया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो पहले भाई मान हो गए, क्या माना इकाई का अंक, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई आप 2 अंकों की संख्या लोगे तो उसमें इकाई भी अंक भी होता है और दहाई अंक भी होता है। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या तैयार होती है कि 10y प्लस x। भाई ये कहां से आ गई, ये तो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो जब भी आप 2 अंकों की संख्या को लिखोगे तो पहले संख्या लिख सकते हो, 1 और 8 लिखा, 2 और 6 लिखा, 1 और 5 लिखा, तो इनको कैसे बनाया गया होगा कि भाई 10 में 1 से गुणा किया है प्लस 5 को जोड़ा गया होगा, यानी ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो दहाई के अंक में हमने क्या किया, 10 से गुणा किया, नहीं किया, बिल्कुल किया है, और 5 को जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो दहाई के अंक में हमने 10 से गुणा किया प्लस इकाई के अंक को जोड़ दिया। बात समझ में आई, इसीलिए हम इसको ऐसे मानते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोला इसने कि संख्या के अंकों का जोड़ कर दें हम, इकाई अंक और दहाई अंक को, तो वो 9 आता है। फिर क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपको प्राप्त हुई है उसका 9 गुना कर दो। भाई लो कर दे, इस संख्या का 9 गुना कर दिया। यदि संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, संख्या के अंक को पलट दो, इकाई का अंक दहाई की जगह पर, दहाई का अंक इकाई की जगह पर, तो 10x प्लस वाई, और इसका कर दो 2 गुना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। अब बताओ भाई कि वो संख्या क्या होगी, तो देखो 9 का इसमें गुणा करेंगे 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब y को इधर लेके आएंगे तो 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x, यहाँ पर बचेगा 11x और यहाँ कितना बचेगा 88y। 11 से ये कटा कितने बार, 8y बराबर x। लो भाई x की वैल्यू निकलाई कितनी, 8y। तो
तो इसको उठाओ और यहाँ पर रख दो, किसमें, समीकरण नंबर 1 में। अगर x की वैल्यू हम रखते हैं कितनी, 8y प्लस वाई बराबर 9, यानी कि 9y बराबर 9, y बराबर कितना आएगा 1। अगर y का मान 1 है तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, क्योंकि 8 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 इंटू 1 8, यानी 8 गुणा 1 8 ही होगा। अच्छा संख्या क्या थी, ये संख्या थी हमारी, तो 10 इंटू वाई का मान कितना 1 प्लस 8 इकाई का अंक कितनी हो गई 18, 10 से कम 10 और 8 18, तो संख्या कितनी होगी 18 होगी। बात क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दे रखा है सी आई, अब बहुलक पूछा गया है। क्या पूछा है, बहुलक। इसका एफ पार्ट है जिसमें हमें सी आई दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और अब इसकी बारंबारता दे रखी है वो 7, 14, 13, 7, 14, 13, 12, 20, उसका 11, 15, 8, 11, 15 और 8। अब निकालना है इसका हमें बहुलक। अच्छा बहुलक कैसे निकालते हैं, तो अगर नॉर्मली नंबर हमें दे रखे हैं तो हम जानते हैं कि बहुलक होता है कि सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता हो, यानी सबसे ज्यादा बार नंबर जो रिपीट हुआ है उसी को उसकी बारंबारता बोलते हैं। चलो भाई सबसे देखो ये रहा सबसे ज्यादा नंबर वाला है, देखो एफ में कितनी बारंबारता 20 सबसे ज्यादा है। चलो इसको बोलेंगे हम F1, इससे जस्ट ऊपर वाले को F0, इससे नीचे वाले को F2 और इसको बोलते हैं हम L। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L की वैल्यू है 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 12, तो 20 का डबल करेंगे 2F1 40 हो जाएगा, माइनस F0 का 12 माइनस 11 इंटू 10, क्योंकि इनमें हर एक में 10 का अंतर था। अब इसको सॉल्व करेंगे 40 प्लस यहाँ बचेगा 8 बटे इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का हो गया 23 और 70 40 में घटाएंगे तो 17 बचेगा इंटू 8 का 10 में गुणा कर देंगे तो 80 हो जाएगा। 40 प्लस अब 17 से इसको काट दें, काट दो भाई, 17 चौके 68, 17 पंजे 85 नहीं कटेगा, 68 हो गए, बचा कितना 12, 120 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, लो भाई कितना हो गया 44.7। यही इसका क्या होगा बहुलक, ये यहां से बहुलक निकल आया। बात समझ में आई। अगर लग रहा हो, देखो वैसे तो मैं बहुत आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर लग रहा है कि भाई समझ में नहीं आ पाया, बाई चांस हो सकता है कभी बच्चे जो कमजोर होते हैं फॉर्मूला समझ में नहीं आया या उसकी कैलकुलेशन समझ में नहीं, तो आप वीडियो को पॉज करो, बैक करो, दोबारा से चेक कर लो, ठीक। चलो भाई इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि फर्स्ट वाले के सभी प्रश्न करने थे, कितने 6 क्वेश्चन थे, 6 को 6 करने थे। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कितने, क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, उसमें से भाई देखो एक दिखाया गया है कि इनमें से के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, उनमें से 5 को आपको करके दिखाना है, ठीक, कोई से भी 5 कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी है इसमें, देखो फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि फर्स्ट वाला का ए है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का हो सकता है जहां q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। इसको नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए का फर्स्ट वाला तो नहीं आ रहा, सेकंड वाला आ रहा है, और वो क्वेश्चन क्या है कि 867
और 255 कितना है 255 है। इन दोनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से का प्रयोग करके हमें यह दिखाना है कि इनका मासा कितना आएगा। तो देखो यूक्लिड एल्गोरिथ्म क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। A बराबर BQ प्लस R। अच्छा ये कैसे होता है सर, ये भी तो बताइए ये होता कैसे है। जैसे नॉर्मली तुम भाग लगाते हो तो A में अगर मैंने B से भाग लगाया तो Q बार गया और कुछ यहाँ पे शेषफल भी रहता है। तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय और इसी को इसी मेथड से हमें करके दिखाना है। सबसे पहला स्टेप होता है आपको क्या करना है इसमें कि जो भी आपको पहले ये चेक करना है कि बड़ा नंबर कौन सा छोटा कौन सा है। तो बड़ा नंबर ये है, छोटा ये वाला है। ठीक है जी, पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या है कि अब इस फॉर्म में लिख के दिखाओ। भाई कैसे लिखेंगे हम कि 867 में भाग लगाना है 255 से। अगर मैं देखूं 2 से भाग लगा के 8 में 2 चौके 8, लेकिन यहाँ देखें तो 55 तिया होता है 165 यानी कि 965 होना चाहिए। तब 4 बार भाग जाएगा, 4 बार तो नहीं जाएगा लेकिन कितना जाएगा 3 बार भाग जाएगा। 3 से कर दो भाई, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 16, 3 दूनी 6 और 1 7, बचा कितना 2 0 1। अब जो भी आया इसमें 255 में भाग लगाएंगे, जो भी शेषफल आएगा तो लगा दो। ये से 2 बार जाएगा यानी कितना हो जाएगा 204, बचा कितना 51। 51 में भाग लगाया हमें, 51 से भाग लगाना 102 में, 51 दूनी 102 यानी कुछ भी शेषफल नहीं रहा। ये तो था भाई रफ कार्य, क्या था रफ कार्य। तो भाई मैंने क्या करना है क्वेश्चन, तो सर जी ये बताओ हमें करना क्या है। अब करना क्या है इसमें, देखो 867 है, ये किसका रूप था A का। अब B क्या होता है जिससे हम भाग लगाते हैं, किससे भाग लगाया 255 से। कितनी बार गया था, Q क्या होता है कि भाग कितनी बार गया 3 बार। फिर बचा कितना था 102, कितना बचा था 102। अब ये देखो जो B का मान था अब वो A बन गया, B जो था अब वो क्या बना A। तो यहाँ से ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप कि 255 में हमने भाग लगाया किससे 102 से और 2 बार गया और शेषफल कितना बचा था 51। अब हमने 102 में, ये फोर्थ स्टेप है, 102 में भाग लगाया किससे 51 से और 2 बार गया लेकिन शेषफल कितना रहा 0। जहां पर भी शेषफल 0 आएगा, जहां पर भी शेषफल 0 आएगा उसी को देख लो भाई, उसमें जिससे भाग लगाया है वही आपका क्या होता है मासा। यानी कि यह क्रिया संपूर्ण हुई, ये क्रिया क्या हुई संपूर्ण हुई। और जहां पर संपूर्ण हुई है और जिससे संपूर्ण हुई है वही उसका क्या होता है मासा होता है। क्या मासा होगा इसका 51। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या है, एक सीधा राजमार्ग, एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पार तक जाता है। यानी यहां ना करके इस क्वेश्चन को डायग्राम बनेगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखो इसका बी पार्ट है, यहाँ पे मान ली भाई हमने कोई कि ये मीनार है, यहाँ पे ये क्या है इसका राजमार्ग यानी जो रास्ता है। चलो देख लिया रास्ता भी कि मीनार के शिखर पर यहाँ पे कोई एक चुन्नू भैया खड़े हैं। कौन खड़े हैं चुन्नू भैया। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। उसने देखा कि कोई कार आ रही है, उसकी आंख के साथ 30 डिग्री का कोण था। चलो भैया मान लिया। अब अवनमन कोण देखा जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है। अब यहाँ पे कोई कार थी वो चलती जा रही है आगे के लिए। ठीक है भाई, अब 6 सेकंड बाद उसने देखा कि 6 सेकंड बाद कार यहाँ से यहाँ पहुंची और इसका अवनमन कोण था वो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताओ ये कार जो है इसके पाद मीनार के
पाल तक जहां पहुंच जाएगी तो उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लो कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, इसको हमने नाम दिया a b और इसको c। ये कौन है भाई, चुन्नू भैया। ठीक है, और ये ऑप्शन है डी। चलो अब देखते हैं हम त्रिभुज बी सी और डी में। किसमें, त्रिभुज BCD में। ये tan 60 क्योंकि लंब बट्टे आधार, tan 60 बराबर h बटे टी, और tan 60 का मान होगा √3 बराबर h बटे टी। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, √3 इंटू में t बराबर h। बात क्लियर हुई, ये एक समीकरण बनके तैयार हो गया। अब त्रिभुज हम ABC की बात करेंगे। किसकी, त्रिभुज ABC में। अगर त्रिभुज ABC में देखेंगे तो ये tan 30 डिग्री आएगा क्योंकि सामने लंब है और ये पूरा आधार है। लंब कितना h, आधार यहां से यहां तक 6 + t। अच्छा, h का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं तो इसको रख दो यहाँ पे। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3, और h का मान कितना था, √3 और t बटे 6 + t। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 6 + t बराबर 3t। इस दो का इस t को जला के माइनस कर देंगे, 6 बराबर 3t माइनस t, तो 2t यानी 2t बराबर 6, 2 से कटेगा 6 3 बार, यानी t बराबर 3 सेकंड में। 3 सेकंड में क्या होगा कि कार इस बिंदु से इसके पाद तक पहुंच जाएगी। ठीक, अच्छा जी, अब बताओ क्वेश्चन नंबर सी। इसका है सी पार्ट। चलो इसको भी करते हैं कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखा, मान लो भाई कोई अभी ए बी रेखा है, ए और बी, जिसके निर्देशांक हैं -2 और 2 और 2 और 8। अब इसको 4 भागों में हमने काट दिया बराबर बराबर। तो बताओ भाई, जो बिंदु बीच में आए हैं इसको मान लेते हैं हम सी बिंदु, डी बिंदु और ई बिंदु। ठीक है, इनके निर्देशांक बताओ क्या क्या होंगे। चलो भाई निर्देशांक भी देख लेते हैं हम। इस पॉइंट के, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के अगर बराबर हैं तो इस भाग में एक मान लो, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। होगा ये नहीं होगा। अच्छा, तुमने पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है कि अगर अंतर्विभाजन के लिए अगर हमें x का मान निकालना है तो दो भागों में, दो अनुपातों में बांटा हुआ उसने, m और n अनुपात में। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y निर्देशांक निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, अब हमें चाहिए सी बिंदु के निर्देशांक। किसके, सी बिंदु के। उसके लिए एक्स निर्देशांक की बात करते हैं। अगर ये इस बिंदु को मानते हैं अगर इसको हमने इस बिंदु को निकालते हैं तो देखो इसको 1 और ये कितने हो गए, यहां तक 3, 1 2 3, यानी अनुपात तो पता पड़ गया हमें, 1:3 रहेगा। इसका क्या रहेगा, 1:3। क्यों, क्योंकि यहां तक भाई 1 2 3 ये 3 पार्ट थे, इनको बराबर बांटा हुआ था, लेकिन हमें अनुपात तो नहीं दिया होता, लेकिन हमने इनको माना ही तो था, ये अनुपात में ही तो नंबर थे। एक हमें ये तो नहीं पता भाई फिक्स एक ही था या फिक्स 2 ही होगा या फिक्स 3 ही होगा, नहीं पता ना। तो हमने माना हुआ है कि जो भी होगा अगर अनुपात में है तो इनके सभी को काट के 1 1 आएगा। ठीक, तो इसके अनुपात क्या मानेंगे हम, इसको 1 मानेंगे और इसको 3 मानेंगे। इसको माना है हमने m, इसको माना हुआ है n। तो m देखो, इसको x1 मानते हैं, इसको y1, x2 और y2। पहले क्या है m, m का मान कितना है भाई 1। अब x2 कितना है 2 प्लस n 3 है और x1 कितना है -2।
बट्टे m प्लस n, 1 प्लस 3 कितना हुआ 2 और -6 यानी -4/4 यानी -1 आ गया। अब ऐसे ही निकालेंगे y निर्देशांक को। तो y निर्देशांक क्या होगा भाई, m की वैल्यू हमें पता है 1 है, y2 की वैल्यू पता है 8 है, प्लस और n की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 2 है, बट्टे 1 प्लस 3 यानी 8 और 6 कितना हो गया 14/4 यानी कि 7/2। तो हमें C बिंदु के जो निर्देशांक मिले वो -1 और 7/2 मिल गए। ठीक है, अब निकालेंगे भाई D बिंदु के निर्देशांक। किसके, D बिंदु के निर्देशांक। अगर हम पहले x का मान निकालते हैं तो अब देखो इसमें m और n किसको मानोगे आप m और n किसको मानोगे। देखो इसको अगर यहां से यहां तक की बात की जाए तो ये भी 2 होगा और इधर भी 2 ही होगा, तो m भी 2 है और n भी 2 है। ठीक, अगर 2 2 है तो रखो पहले किसका मान m 2, x2 का मान 2 प्लस n का मान 2 और x1 का मान -2 यानी कि 4, ये प्लस का 4 और सॉरी बटे में m प्लस n तो रह गया 1 प्लस 3 यानी कि 2 - 2/4 यानी कि 0। ठीक, ऐसे ही निकालेंगे हम y निर्देशांक। पहले क्या m का मान 2, y2 का मान 8 प्लस 2 गुणा 2 बटे 1 प्लस 3, 10 8 दूनी 16 और 4 20 यानी कि 20/4 यानी कि 5। तो D के निर्देशांक आएंगे 0,5। ये किसके, बिंदु D के निर्देशांक। बिंदु D के निर्देशांक क्या रहेंगे 0,5। चलो भाई ये हो गए। अब देखते हैं E बिंदु के। तो यहां से यहां तक रहेगा 3, अब ये रहेगा 1 यानी m का मान 3 और n का मान 1 रहेगा। तो हम बिंदु E की बात करते हैं। इसमें x का मान निकालें, x निर्देशांक। x निर्देशांक क्या रहेगा भाई, पहले m का मान, पहले क्या रहेगा m का मान, और m का मान है ये 3 इंटू, अब m के बाद क्या चाहिए x2, x2 कितना है 2 प्लस, अब n का मान 1 इंटू -2 बटे 1 प्लस 3 m प्लस n कितना रहेगा 6 - 2, 6 - 2 कितना रहेगा 4/4 यानी कि 1। अगर y निर्देशांक चाहिए होगा तो m यानी m और फिर y2 8 प्लस n 3 रहेगा, सॉरी 1 रहेगा, n का मान कितना रहेगा 1 इंटू 2 बटे 1 प्लस 3, 8 3 24 और 2 26/4 यानी कि 13/2। तो बिंदु E के निर्देशांक क्या रहेंगे 1,13/2। तो हमें E, C, D और E के निर्देशांक ज्ञात हो गए। क्या है, बिंदु C के निर्देशांक थे -1,7/2, D के 0,5 और E पॉइंट के 1,13/2 यानी 1,13/2। तो आप इनको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का E, सेकंड का D पार्ट है। देखो D पार्ट में क्या है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। अगर कोई भिन्न है तो भिन्न को हमें मानना पड़ेगा। माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y है, तब भिन्न क्या होगी, भिन्न होगी x/y। अच्छा, प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक भिन्न कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। जो अंश है वो क्या है, हर से 3 कम है। ठीक है जी। अब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। अंश में भी 2 जोड़ा और हर में भी 2 जोड़ा।
जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न और मूल भिन्न क्या थी, जो पहले वाली थी x/22, दोनों को मिलाने पर जोड़ने पर 29/20 हो जाता है। तो बताओ मूल भिन्न क्या है। तो हमें बताना है कि x/y का मान क्या रहेगा। तो हमें एक चीज पता है कि x का मान y-3 है, तो x की जगह पर हम y-3 रख देंगे। तो y-3 प्लस 2/y+2 प्लस y-3/y बराबर 29/20। इसको सॉल्व करोगे तो y-1 बचेगा, क्योंकि -3 प्लस 2 माइनस का 1 रहेगा, बटे y+2 प्लस y-3/y बराबर 29/20। अब देखो इसका लासा लेंगे, कितना होगा, इन दोनों गुणा y² प्लस के 2y, इन दोनों गुणा ही तो होगा। अच्छा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा y² माइनस y प्लस इसका इसमें गुणा y² प्लस 2y माइनस, देखो y² प्लस 2y हो गया, अब माइनस 3y और माइनस के 6 इक्वल्स टू 29/20। ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा जो भी है सेम नंबर उनको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। देखो y² है 2y² हो जाएगा, माइनस y और माइनस के 3y -4y हो जाएगा, और प्लस का कितना है 2y, तो बचेगा माइनस का 2y। क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस के हुए 4 और प्लस का है 2, बचा 2। अच्छा, माइनस के 6 बटे y² प्लस 2y बराबर 29/20। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो कर दो भाई, लो करते हैं। 20 का गुणा करेंगे 40y² माइनस 40y माइनस 120 बराबर 29y² माइनस के 29 दूनी 58y। अब इसको सॉल्व करो, देखो y² इधर बढ़ा है तो इसको इधर ले आओ, 40 में से 29 जाएंगे तो 11y² बचेगा, 58 इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का ही था, पहले यह प्लस का था। ठीक है, किसका था, प्लस का, और ये प्लस का है तो उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना होगा 58 और 40 98 बाई माइनस 120 बराबर 0। तो अब हमें गुणनखंड कैसे करने हैं कि 11 और 12 यानी 11 और 120 के गुणनखंड करने हैं, जिससे क्या है, जिससे 98 पर 98 आ जाए। तो देखो एक सिंपल सी बात है, इनका गुणा करते हैं पहले हम इनका। तो गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो। किसके, 11 और 120 को तोड़ना है ना, तो क्या क्या हो सकते हैं, 11 12 और 10 कर सकते हैं भाई, 12 धाम के 120 होगा और ये 11। अब देखो क्या इनका कोई ना कोई गुणा करके डिफरेंस करके घटा करके बन के आ रहा है। जैसे मैंने इसका इसमें गुणा किया, कितना हो गया 110 गुणा 12, हुआ या नहीं हुआ। अब इन दोनों घटाना कितना आएगा, 98 आएगा ना, तो इसके गुणनखंड हो गए। आप पहले गुणा करते फिर उसको गुणनखंड करते, तो डायरेक्टली जो नंबर दे रखे उनके पहले गुणनखंड कर लो, क्योंकि 11 का तो कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, 120 के हो सकते हैं, तो 12 धाम के 120 कर लो, नहीं होते तो फिर 12 को 6 × 2 में तोड़ लो, 10 को 5 × 2 में तोड़ लो, फिर चेक करो कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसी से निकल के आता है। तो यहाँ लिखेंगे 11y² माइनस 110 माइनस 12 × y माइनस 120 बराबर 0। तो 11y² माइनस के 110y प्लस के 12y माइनस के 120 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या, 11 और y, तो यहाँ बचेगा y माइनस 10, क्योंकि 11 भी मिल रहा है और y भी मिल रहा है। 11 से भाग आया, एक बार रह गया, y² भी y कट गया, यहाँ से 11 से भाग आया 10 बार और y तो बाहर निकाल लिया, प्लस यहाँ से 12 बाहर आएगा तो 12 y माइनस के 10 बराबर 0। तो कोष्टक समान है, उनको कॉमन लेंगे, जो बचेगा 11y प्लस 12 बराबर 0। अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो हम पॉजिटिव को ही लेंगे केवल, किसको, y माइनस 10 बराबर 0। तो y बराबर कितना आएगा 10, क्योंकि भिन्न ऋणात्मक इसमें नहीं आएगी, भिन्न का मान ऋणात्मक
नहीं आएगा, क्योंकि अंश या हर ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, y का मान 10 आ गया, तो x का मान क्या होगा, यहाँ रख दो भाई। इसमें x बराबर 10 माइनस 3 यानी 7, तो भिन्न क्या होगी, भिन्न होगी 7/10। यही इसका आंसर होगा। ठीक। इसका ई पार्ट है जो कि है त्रिभुज में, मतलब क्षेत्रफल वाले एरिया, त्रिभुज जो होता है ना मेंसुरेशन वाला पार्ट, इसमें से एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल संबंधी थे ना, उनमें से ये क्वेश्चन हट चुका है, तो ई को हम नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर एफ है कि इसका माध्य ज्ञात करना है, लेकिन एक चीज देखना, इसमें भी गलती है क्या, कि पहले 20 का अंतर, फिर 40 का, फिर 50 का, फिर 100 का, फिर 200 का, फिर 100 का अंतर है, फिर 100 का अंतर, यानी मतलब जब भी याद रखना कि इनमें अंतर जब तक समान नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे माध्य हो, माध्यक हो या बहुलक हो। बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट हुआ है, कुछ ना कुछ गलती है, इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसको ध्यान से देखना। है त्रिभुज का है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो और इन कोणों के अंतर्गत इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। सिद्ध करो कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये क्वेश्चन 6 नंबर में, और ये प्रमेय भी है। ये देखो बात ये भी, प्रमेय भी है। इससे ये फायदा होगा, तो इस पर क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे प्रमेय की वजह से, और प्रमेय आएगी तो भी हम कर लेंगे। ये प्रमेय 5 है, त्रिभुज की प्रमेय कौन सी है, प्रमेय नंबर 5 है। तो देखो कैसे करना है इसको हमें, कि हमारे पास दो त्रिभुज है, मान लिया दो त्रिभुज है, कौन कौन से, ए बी और सी, और दूसरा है डी ई और एफ। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों में हमें दिया क्या है, बोला है कि इनके एक कोण जो है वो बराबर है। इसको हमने क्या मान लिया, बराबर, क्या, कोण ए बराबर कोण डी है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, दूसरी बात क्या है कि इनकी जो इस कोणों को जो अंतर्गत कर रही है, इन भुजाओं के बीच में, जिन भुजाओं के बीच में ये कोण बन रहे हैं, अगर उनका अनुपात लें तो वो भी बराबर है। यानी कि इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, क्योंकि इन दोनों भुजाओं से ही ये कोण बन के तैयार हो रहा है। तो भुजा ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ये हमें दिया हुआ है। ये सब क्या है भाई, दिया है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों समरूप होंगे। कौन से, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, अब हम रचना करते हैं कि मान एक ये लाइन लिखेंगे कि भुजा डी ई पर एक बिंदु ए, ये तो है ही है, एक बिंदु मान लो पी, और डी एफ पर एक बिंदु क्यू, इस प्रकार लिया है, इनको मिलाया, इस प्रकार लिया है, और इन पी और क्यू को मिला दिया है। और किस प्रकार लिया, लिख देना यहाँ पे कि भुजा, अब इसकी रचना कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। भुजा टी ई पर एक बिंदु P तथा डी एफ पर एक बिंदु Q लिया, इस प्रकार लिया। किस प्रकार लिया है कि जो ए बी भुजा थी वो तो डी पी के बराबर हो गई, और जो ए सी भुजा थी वो डी क्यू के बराबर है। फिर पी क्यू को मिलाया, पी कॉमा क्यू को मिलाया, दो भाई मिला दिया। अब मिला दिया है तो इससे क्या हुआ कि जो ए बी भुजा है, अब दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, कौन कौन से,
एक तो त्रिभुज ABC, दूसरी त्रिभुज DPQ, यानी इन दो त्रिभुजों की अब बात करेंगे। ठीक है जी, इन दो त्रिभुजों की क्या करेंगे बात। क्या है कि AB बराबर था DP और AC बराबर था DQ। ये कहां से थे, रचना से, जो हमने रचना की है उसकी मदद से। और फिर कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, ये तो हमें क्या था, दिया है। तो हम बोल सकते हैं इससे क्या कि त्रिभुज या प्रमेय, प्रमेय कौन सी है इसमें, दो भुजाएं बराबर है, एक कोण SAS से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज DPQ। ठीक, पहले क्या था हमारे पास कि दो त्रिभुज थे ABC और DEF, जिसमें कोण A और D की संगत भुजाओं का अनुपात हमें बराबर दिया था और इनको सिद्ध करवाना था। चलो वही कर दिया। अब रचना की कि भुजा DE पर एक बिंदु P और DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया है कि इन भुजाएं, ये भुजा आपस में बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर हो। ठीक है जी, अब P और Q को मिला दिया तो त्रिभुज ABC तथा DPQ में AP बराबर DP, AC बराबर DQ, ये रचना से किया था हमने। और कोण A और कोण D दिया है, तो प्रमेय SAS से इसको क्या कर दिया हमने, सर्वांगसम दिखा दिया। सर्वांगसम दिखा दिया मतलब क्या हुआ कि इसके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q। ठीक है भाई, तभी तो होगा ऐसा। चलो अच्छा, ये अगर इसके बराबर है, ये कोण क्या है, आपस में बराबर है, तो हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं भाई कि एक रेखा पर अगर ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो हमने रचना से एक और चीज देखी है, क्या कि जो DP है बट्टे DE बराबर, सॉरी इसको नहीं, ये तो नहीं, पहले हमें दिया क्या था, वो था AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF। ये क्या है, दिया है। अगर ये दिया है, क्यों, क्योंकि भाई इस इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर था। लेकिन हमें एक और चीज पता पड़ गई साहब, क्या था कि AB की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, DP और DE बराबर AC की जगह पर DQ बटे DF। ये कहां से बता सकते हम, रचना से। अगर इनका अनुपात बराबर है तो आधारभूत प्रमेय का व्युत्क्रम होता है, विलोम होता है। आधारभूत प्रमेय का क्या होता है, विलोम होता है। विलोम की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उसके कोण भी बराबर होंगे। क्या कि कोण DPQ, या ऐसे लिख दो यहाँ पे, आधारभूत प्रमेय के विलोम से, आधारभूत प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या होगा भाई, इसका विलोम दिखाएंगे तो उसकी मदद से क्या होगा, विलोम से ये होगा कोण DPQ बराबर कोण EQ होगा और कोण DQP बराबर कोण FQ होगा। अगर ये बराबर है तो AA उपप्रमेय से क्या होगा कि ये जो भुजाएं होंगी, सॉरी ये जो त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। कौन से, कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। प्रूफ दैट, क्या करना था भाई, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई अगर ये कोण, क्योंकि समरूप होने के लिए कोई दो चीजें पता होनी चाहिए, दो हो या तीन चीजें हो, लेकिन जो चीज हमें दे रखी है उसकी वजह से हम कभी भी समरूप नहीं दिखाएंगे। क्योंकि क्या दिया हुआ है भाई यहाँ पे,
देखो एक कोण और दो भुजाओं का अनुपात। तो हम SAS का प्रयोग करके कभी भी इसको समरूप नहीं दिखा सकते, और दिखाते हैं तो यह है गलत बिल्कुल। तो पहले क्या किया हमने पहले किया कि जो दे रखा था उसमें से हमने रचना की। इसके लिए रचना कैसे की, DE पर एक बिंदु P माना, DF पर एक बिंदु Q माना। इस प्रकार लिया है कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर ले ली। अब ले ली तो भाई P और Q को बना दिया। फिर त्रिभुज ABC और DPQ में इन जो भुजाएं बराबर दिखाई हैं वो रचना से की हैं, और कोण बराबर हमें दिया हुआ था तो हमने SAS से इसको सर्वांशम दिखाया। और ये अगर सर्वांशम है तो इसके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। चलो भाई वो भी दिखा दिया। अब क्या होगा कि कोण जो हमें दिया हुआ था, क्या दिया था कि AB बटे DE और AC बटे DF ये दिया था। अच्छा जी, हमें पता था कि AB की जगह पर हम DP रख सकते हैं और AC की जगह पर DQ रख सकते हैं। रख दिया भाई, जो रख दिया किससे, रचना की मदद से। और ये बराबर हुए तो अगर किसी भी त्रिभुज में उनकी भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है तो पहली बात होती है कि जो रेखाएं क्या होती है समांतर, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो PQ होगा वो समांतर होगा EF के। ठीक है जी। फिर आधारभूत प्रमेय के विलोम से कोण DPQ यानी ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। दो हमारे पास उपप्रमेय होगी कि दो कोण बराबर दिखा दिए, तो उसकी उपप्रमेय से इन दोनों को हमने क्या दिखा दिया, समरूप दिखा दिया। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। अच्छा, कुछ इश्यू था, कुछ दिख रहा है ना, कंप्लीट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हुआ। इसके एतवार में कल क्वेश्चन था, वो भी त्रिभुज का था, लेकिन वो आएगा नहीं क्योंकि इस पर स्टार लगा हुआ है, तो उसको हम नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करना है इन ऐसे क्वेश्चनों को करना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो ये है कि 4/√x + 3/√y = 3 और 8/√x - 9/√y = 1। ये है, हमें ये बताना है इसमें भाई x और y का मान क्या होगा, इसको हल करके बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको एलसीएम लेकर करना है तो आपका भी नहीं होगा ये, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आंसर सही आ सकता है और नहीं भी आ सकता। कि छोटी सी गलती हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या इसमें कि जो 1/√x है इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि इसको हम a मान लेते हैं, और जो 1/√y है उसको हम क्या मानते हैं, b मान लेते हैं। तो अब ये समीकरण का तैयार हो जाएगा। ये हो जाएगा 4a + 3b = 3, और ये हो जाएगा 8a - 9b = 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हमने क्या मिला, 1/√x को a माना, 1/√y को b मान लिया क्योंकि दोनों में समान है ना। तो ये 4a 3b = 3, 8a 9b = 1। अब अगर हम b के गुणांक को बराबर कर लें, दोनों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा। तो इसमें भाई हम 3 से गुणा करते हैं, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 3 चौके 12a + 9b = 9। इसको ऐसे 8a - 9b = 1, ये कट गया। तो यहाँ हो गया 20a = 10, a = 10/20 यानी कि a = 1/2। अच्छा, a का मान निकल आया तो हम b का मान भी निकालेंगे। कैसे कि समीकरण 1 में 4 × a का मान 1/2 + 3b = 3, इसको काटा 2 बार यानी 2 + 3b = 3, तो 3b = 3 - 2, 3b = 1, तो b बराबर आया 1/3। लेकिन हमें a और b के मान थोड़ी चाहिए भाई, तो हमें तो x और y के मान चाहिए थे। तो हमने 1/a जो लिया है इसको क्या माना था, 1/√x को क्या माना था भाई हमने, a, और a की वैल्यू क्या थी, 1/2। अब इसकी तुलना करें, इसको इसके बराबर रखते हैं, √x बराबर, या इसको पलट दो तो यहाँ कितना आएगा 2, यानी कि x = 4, क्योंकि वर्ग उठाएंगे तो वर्गमूल लगेगा, सॉरी वर्गमूल उठाएंगे तो वर्ग लगेगा,
2 का वर्ग होगा 4। ऐसे ही b को क्या माना था 1/√y और यहाँ बराबर इसकी वैल्यू थी 1/3। तो √y की वैल्यू कितनी आएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी 9। यानी x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू आएगी 9। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर घंटा है। अथवा का क्वेश्चन है, यानी कि मोटर बोट यानी बोट की जो चाल है कहां पर स्थिर जल में, स्थिर जल में बोट की चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बात क्या पता है कि 24 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, अब पूछा क्या गया इसमें, पूछा गया धारा की चाल। तो भाई मान लिया हमने धारा की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, फिर क्या बोला कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर और वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल क्या होगी। अच्छा, अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी अब कुछ समय बाद हवाएं चलेगी, कुछ चलती छुट्टियों में, मई और जून के महीने में। अगर हम जैसे हवा भी इस तरफ चल रही है और हम साइकिल से भी इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है कि हवा की स्पीड प्लस साइकिल की स्पीड जोड़ के साइकिल बहुत तेज चलने लगती है, कुछ ना कुछ तेज चलेगी जो चलाओगे आप उससे। और जब हम उल्टा है, हवा ऐसे चल रही है, हम साइकिल ऐसे लाएं, तो हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। यानी कि साइकिल को चलाने के लिए एक कोई ना कोई उसको रोक रहा है, यानी चाल में कमी। अनुकूल का मतलब होता है कि हवा की चाल प्लस साइकिल की चाल दोनों एक ही दिशा में जुड़ जाएंगी, और विपरीत आएगा तो जो तेज चल रहा होगा उसमें से दूसरे जो कम वाले को उठा देंगे। जैसे अगर साइकिल चल के आ रही है, हवा से चल रही है, और साइकिल ऐसे आ रही है, साइकिल अगर ऐसे चल पा रही है तो हवा की स्पीड कम है और साइकिल की स्पीड ज्यादा है। मतलब क्या हुआ कि साइकिल की स्पीड में से हवा की स्पीड को माइनस कर देंगे। ये प्रतिकूल की बात होती है, ठीक है। चलो भाई, तो पहली बात देखते हैं धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल चाल, दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 18 प्लस x। और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी, धारा के प्रतिकूल चाल होगी 18 माइनस x। माइनस क्यों किया भाई? क्योंकि नाव अगर पानी में चल पा रही है तो जो धारा की नाव में पानी की स्पीड जो होगी वो कम होगी और नाव की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई कुछ दूरी भी है। दूरी कितनी है 24 किलोमीटर। अब 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कैसे तय करती है उसको भी देख लो कि 24 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाने पर। तो भाई समय निकालते हैं सवालों में, क्या निकालते हैं समय। समय कैसे निकालेंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 24 और चाल कितनी है 18 माइनस x। कब? जब प्रतिकूल चल रहे हैं, और अनुकूल चल रहे हैं तो वही दूरी, अनुकूल चल रहे हैं तो 18 प्लस x। और इनके समय का जो अंतर है वो कितना है 1 है। तो यहां से x का मान निकाल सकते हो बिल्कुल। पहले क्या करेंगे, ऊपर 24 है तो 24 को बाहर निकालो, 1/18 माइनस x माइनस 1/18 प्लस x बराबर 1। 24, अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। 24 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स बटे 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। 18 से 18 कट जाएगा तो यहाँ 24 इंटू ऊपर कितना रहेगा 2x रहेगा, देखो कोष्टक में होता 2x, और यहाँ बटे में 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48x हो जाएगा।
बराबर 324 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इनको इस तरफ लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस के 324 बराबर 0। और 24 के 324 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितने आएंगे? देखो 324 कहां से बन के आया था? 18 इंटू 18 से बने था। 18 का वर्ग ही तो होता है 324। अगर इन दोनों को माइनस करें तो कितना आ रहा है? 0 आएगा। किसको? 18 18 को। लेकिन नहीं बन रहा तो इसके गुणनखंड करते हैं। 2 इंटू 3 18 होगा। 2 इंटू 3 18 होगा। 3 तरह के 9 दूनी 18, 18 थी 54, ये 54 हो गया। ये कितना हो गया? 6। और 54 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस के 6x माइनस 324 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x तो बचेगा x प्लस 54, और यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 बचेगा बराबर 0। और कोष्टक समान है तो कोष्टक को कॉमन लेंगे x प्लस 54 और बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देगा और धारा की जो चाल होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो x माइनस 6 बराबर 0, x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर आएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल। तो आज ये सेकंड पेपर भी कंप्लीट हुआ। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।